अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू अप्लाई फॉर ऑस्ट्रेलिया और इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और ऑस्ट्रेलिया में कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई कैसे करें, ऑस्ट्रेलिया में कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन सी सिटीज़ और क्या प्रोसेस है, तो इस सब के बारे में हम बात करते हैं आज। तो आपने अपनी FSC ICS ICOM या मतलब के 12 स्टैंडर्ड्स कर ली, इंटरमीडिएट कर ली है, और या आपने अपना बैचलर्स कंप्लीट कर लिया है या मास्टर्स कंप्लीट कर लिया। खैर वो तो मेरे से ऊपर की इंफॉर्मेशन है, वो MPhil वगैरह का मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आपने अपनी इंटरमीडिएट कंप्लीट कर ली है और या आपने अपना बैचलर्स कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद अब आप प्लान कर रहे हैं कि आपने अब्रॉड जाके स्टडी करनी है, उसमें सबसे पहले आपका स्टेप ये है कि आपको एक कंट्री चूज़ करनी है कि आप कहाँ पे पढ़ना चाहते हैं। उसमें आ जाता है UK, कुछ यूरोप की कुछ अच्छी कंट्रीज़ हैं, और USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। अब ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने कनाडा चूज़ नहीं किया। अभी बेस्ट जो आ रहे हैं वो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जा रहे थे पिछले काफ़ी सालों से। और US जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और कनाडा बहुत ज़्यादा ठंडा है तो इसलिए मैंने ऑस्ट्रेलिया चूज़ किया था कि ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि मौसम बिल्कुल पाकिस्तान के जैसा है और इतना महंगा भी नहीं है, और यहाँ पे कम्युनिटी बहुत, अपनी देसी कम्युनिटी बहुत है, इतना क्राउडेड नहीं है। UK और यूरोप वगैरह काफ़ी क्राउडेड है, ये ऑस्ट्रेलिया इतना क्राउडेड नहीं है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा आवाम नहीं है, चिल लोग हैं। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंट्री पसंद करते हैं या आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं डिफरेंट कंट्री से। आप दूसरा स्टेप वो ये है कि व्हाट डू यू वांट टू स्टडी, ये आप पे डिपेंड करता है। अब दो तरह के सीन है, दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक वो पढ़ना चाहते हैं जो उनका वाकई में दिल होता है। दूसरे कुछ स्टूडेंट्स इस तरह के होते हैं जो सिर्फ कोई भी कोर्स ले लेते हैं जिसमें PR हो, जो उनको परमानेंट रेजिडेंसी लेने में हेल्प करे। अब ये भी आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगा क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फीसेस देने वाले हो, और बेहतर यही है कि आप वो कोर्स करें जिसमें वाकई आपका दिल है, क्योंकि आगे जाके आपको उसकी जॉब्स में भी मज़ा आए। और अगर आपकी PR या परमानेंट रेजिडेंसी नहीं होती तो फिर भी आपको रिग्रेट ना हो, क्योंकि परमानेंट रेजिडेंसी मिल भी जाती है और सबको मिल जाती है। आई थिंक सबको, अगर कोशिश करो तो सबको मिल ही जाती है। तीसरा स्टेप है हाउ टू चूज अ यूनिवर्सिटी। अब ये आपके कोर्स पे डिपेंड करता है। आपने सबसे पहले एक कंट्री चूज कर ली, आपने कोर्स चूज कर लिया, उसके बाद अब आप सर्च करेंगे गूगल पे और तब रिसर्च करेंगे कि जो कोर्स आप करना चाहते हैं वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस ऑफर करते हैं उस कंट्री में, जिस कंट्री में आप जाना चाहते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स, मैक्वारी, मोनाश, सेंट्रल क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी, विक्टोरिया यूनिवर्सिटी, और काफ़ी सारे कॉलेजेस भी हैं और छोटे कॉलेजेस हैं। कैंट है, हार्वर्ड है, CIC है, मेरा AIT है, और डिफरेंट कॉलेजेस हैं। लेकिन कॉलेजेस में कोर्सेज कम होते हैं और जबकि यूनिवर्सिटीज़ में कोर्सेज ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो जाहिर बात है वो बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट होता है। यूनिवर्सिटीज़ की फीसिस मोस्टली हाई होती हैं, कॉलेजेस की फीसिस जो है वो थोड़ी सी कम होती हैं, बहुत ज़्यादा कम भी होती हैं कुछ कॉलेजेस की, और कुछ कॉलेजेस की थोड़ी सी कम होती है। उसके बाद स्टेप नंबर 4 इज़ के वेयर इज़ योर कॉलेज और यूनिवर्सिटी इज़ लोकेटेड। आप काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके ऑस्ट्रेलिया में 3-3 4 कैंपसेस हैं अलग अलग सिटीज़ में। अब ये भी आप पे डिपेंड करता है, सिडनी आप जाना चाहते हैं, मेलबर्न जाना चाहते हैं, एडिलेड जाना चाहते हैं, या कहाँ पे जाना चाहते हैं। जब आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करेंगे तो उसके सब कैंपसेस भी हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सी सिटी ज़्यादा बेटर है। मैं मेलबर्न में आया क्योंकि अगर आप लोग पाकिस्तान से हैं तो मेलबर्न इज़ लाइक ऑस्ट्रेलिया का लाहौर, सिडनी इज़ लाइक ऑस्ट्रेलिया का कराची। तो मेलबर्न जो है ये आई थिंक मोर देन 8 टाइम्स बेस्ट लिवेबल सिटी भी रहा है, और यहाँ पे सब लोग काफ़ी चिल है, काफ़ी चिल लाइफ है। सिडनी जो है वो थोड़ा सा फास्ट है, बीचेस ज़्यादा हैं, लेकिन वहाँ की लाइफ थोड़ी सी फास्ट है मेरे ख्याल से मेलबर्न की निस्बत। पर्थ जो है वो ज़्यादातर सारा साल गर्म रहता है। मेलबर्न में दिन में 4 मौसम है। सिडनी में कराची के जैसे, मतलब क्योंकि समुंदर बहुत है साथ में, तो मौसम बस नॉर्मल रहता है सारा साल। तो स्टेप नंबर 5 इज, अगर आपने अपना बैचलर्स कर लिया है, आपने अपनी इंटरमीडिएट कर लिया है और आपने सोच लिया है कि आपने अब्रॉड अप्लाई करना है, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कहीं पे भी, और आपने यूनिवर्सिटी चूज कर लिया, सब कुछ चूज कर लिया। अब अप्लाई करने के लिए आपको चाहिए होंगी आपकी सारी मार्कशीट्स, 10th की, अगर आप बैचलर्स बनाना चाहते हैं, 10th FSC
और FSC आई मीन इंटरमीडिएट कोई भी हो सकता है, ICS ICOM कुछ भी हो सकता है, या डिप्लोमा भी हो सकता है अगर आपने वो DAE का 3 साल वाला डिप्लोमा कुछ किया वो भी हो सकता है। और अगर आप मास्टर्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो अपनी बैचलर्स की मार्कशीट या जो भी है CGPA टाइप। और उसके बाद एक स्टेप जो है वो मतलब कि जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है आइल्स, क्योंकि आप अगर मास्टर्स में बैचलर्स में किसी में भी आना चाहते हैं आपको आइल्स की ज़रूरत होगी। आपने लेना है आइल्स। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज 6 एटलीस्ट 6 जो है पेरेंट्स की डिमांड करती हैं। कुछ कॉलेजेस में 5.5 इन ईच और ओवरऑल 6 में भी हो जाता है, लेकिन वैसे ही रहेगा कि अगर आप एम करें 6.5 ओवरऑल और 6 इन ईच की, इससे आपके ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और इससे आई थिंक बैचलर्स के लिए तो एटलीस्ट हर यूनी में हो जाएगा, अदर देन नर्सिंग में 7 ईच चाहिए होते हैं। ओके, स्टेप नंबर 6, हाउ टू अप्लाई इन अ यूनिवर्सिटी। 40% लोग जो हैं वो खुद से अप्लाई करते हैं। आप भी खुद से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको रिसर्च काफ़ी करना पड़ेगी। लेकिन अगर आपको इन सारी चीज़ों का नहीं पता तो बेस्ट स्टेप इज़ टू गो टू अ कंसल्टेंट। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक कंसल्टेंट के पास नहीं जाएं, आप 3-4 डिफरेंट कंसल्टेंट्स के पास जाएं और उनसे अपने कोर्स और यूनिवर्सिटी जो आपने जो भी चूज़ किया उसके बारे में इंफॉर्मेशन लें। वो आपको, और हाँ, यहाँ पे वो आपको काफ़ी अलग से कोर्सेज और यूनिवर्सिटीज और सीरीज सजेस्ट करेंगे। लेकिन आई विल सजेस्ट कि आप उसी कोर्स के साथ स्टिक रहें जो आप करना चाहते हैं, जो आपने यूनिवर्सिटी चूज की है। या यूनिवर्सिटी आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन कोर्स आप मैं सजेस्ट करूंगा कि वही रखें जो आप पढ़ना चाहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के सीन में जो कंसल्टेंट्स हैं उनको यूनिवर्सिटी की तरफ से कमीशन मिलता है, तो इसलिए कंसल्टेंट्स आपको चार्ज नहीं करते। लेकिन फिर भी कुछ कंसल्टेंट्स हैं जो आपको थोड़े बहुत पैसे चार्ज करेंगे, जैसे अराउंड 5,000 to 10-15,000। इससे ज़्यादा वो आपको चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि उनको असली कमीशन जो है वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज की तरफ से मिलता है, तो वो स्टूडेंट से चार्ज नहीं करता है। स्टेप नंबर 7, आपने अपने सारे मार्कशीट सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लिए, आइल्स कर लिया, आइल्स के 6 पेंस ले लिए। उसके बाद आपका 6 स्टेप है, आपने यूनिवर्सिटी अप्लाई करना। जब आप कंसल्टेंट के पास जाएंगे वो आपकी एक पूरी फाइल बना के कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर देगा और उससे आपको मिलेगा कंडीशनल लेटर। अगर आपकी जो फाइल है वो एक्सेप्ट हो गया है तो आपको कंडीशनल या अनकंडीशनल लेटर मिलेगा। अभी कंडीशनल इस स्टेप के दौरान आपको कंडीशनल लेटर मिलेगा और उसमें आपकी GT क्लियर होती है। GT के दौरान आपको कॉलेज या इमिग्रेशन की तरफ से कॉल भी आ सकती है। आई थिंक कॉलेज की तरफ से आती है ज़्यादातर, जिसमें वो आपको आपके कोर्स के बारे में पूछते हैं और आप ऑस्ट्रेलिया में क्यों पढ़ना चाहते हैं। स्टेप नंबर 8 आपके कंडीशन लेटर और GT क्लियर होने के बाद नंबर 8 में आपने जितने भी कॉलेज को या यूनिवर्सिटी को आपके डॉक्यूमेंट रिक्वायर है वो सब आपने सबमिट करने हैं। और सबमिट करने के बाद आपने फीस पे करनी है। एक दफ़ा आपकी फ़ी पे हो जाने के बाद 2 से 3 दिन या 1 हफ्ते में आपको COE मिल जाता है, कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट। इसका मतलब है कि आपका एडमिशन हो गया है और अब आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप नंबर 9 में अब आपने अपना स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना होता है। और स्टूडेंट वीज़ा में आपके तकरीबन सारे डॉक्यूमेंट्स अप्लाई होते हैं। आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपने इंश्योरेंस अप्लाई करनी होती है। अब काफ़ी सारे जो एजेंट्स होते हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं या उनके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं यहाँ के इंश्योरेंस कंपनीज के साथ, जिसमें NIB है, बूपा है। इसके अलावा आपने पाकिस्तान में या इंडिया में आपके बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट्स होंगे और उसके बाद आपका हेल्थ चेकअप होगा। और वो भी कुछ हॉस्पिटल्स हैं, कुछ क्लिनिक्स हैं जो आपको एम्बेसी सजेस्ट करेगी। आपका मेडिकल चेकअप होने के बाद, आपका फिंगरप्रिंट्स बायोमेट्रिक्स होने के बाद, आपका स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई हो जाने के बाद आपने वेट करना है। स्टूडेंट वीज़ा आने के बाद अब आप आ सकते हैं। जब मैं आया था उन दिनों में मोस्टली 1 हफ्ते से 2 हफ्ते से 1 मंथ या 2 मंथ मैक्सिमम टाइम लेता था। मेरा 16 डेज में आया था। मेरा एक दोस्त था उसका एक ही दिन में आ गया था। कुछ दोस्त हैं उनके 10 दिन में आया था, 12 दिन में आया था। लेकिन पिछले आपको पता ही, जो क्योंकि लास्ट ईयर से कोविड चल रहा था, कोविड के दौरान मेरे कई सारे दोस्त हैं जिन्होंने अप्लाई किया था और उनका 5 से 6 मंथ के बाद वीज़ा आया था अप्लाई करने के बाद। और अभी आई थिंक कोविड के बाद इतनी सारी एप्लीकेशंस आ जाने के बाद अब टाइम इससे भी ज़्यादा लग रहा है। 7-6 कुछ का 1 मंथ में भी आ रहा है, वरना 6 से 7 मंथ नॉर्मल टाइम लग रहा है। ओके तो ब्रदर्स, ये था हमारा अप्लाई करने का प्रोसेस और आज की अप्लाई करने से लेकर स्टूडेंट वीज़ा तक। और इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है या कुछ मेरे से मिस हो गया है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं और कमेंट्स में पूछ सकते हैं, जिसका मैं कोशिश करूँगा जवाब देने का। और उसके अलावा नीचे लिंक्स हैं मेरे एक दूसरे यूट्यूब चैनल का, जो कि जिसमें मैं व्लॉग्स वगैरह बनाता हूँ।
और उसके अलावा नीचे लिंक है मेरे फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, तो आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या मुझे फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं। आप अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ और सवाल आते हैं, तो मैं आप कोशिश करूँगा आपको जवाब देने का। और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में मैं इससे आगे का प्रोसेस बताऊँगा। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।